लोग ऊर्जा के स्रोत, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसको आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम लोग जैव मात्रा, बायोमास की बात करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि ऊर्जा किस प्रकार हमारे दिनचर्या के जो एक काम होते हैं उसमें एक बहुत एक योगदान देती है, और अगर हम कहें हमारी लाइफ इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और हमने देखा कि इसके पारंपरिक स्रोत भी होते हैं, और उन्हीं पारंपरिक स्रोत में हमने इससे पहले वाले सेशन में तापीय विद्युत संयंत्र की बात कर रही थी कि कैसे हम एक जल के माध्यम से, भाप के माध्यम से या वायु के माध्यम से हम एक टरबाइन को मूव करके विद्युत को एक बना सकते हैं। इसी में अब हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग जैव मात्रा बायोमास की बात करते हैं कि हमने जो इसके द्वारा क्या बिजली उत्पन्न हो सकती है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर हम कहें कि जो अगर ये एक हमारा पुराना कोई एक प्रोसेस था, उसमें हमने थोड़ा मॉडिफाई करा है, थोड़ा मॉडिफिकेशन करा। और ये मॉडिफिकेशन क्यों करा? जिससे हमारे वातावरण में प्रदूषण नहीं फैले। इसलिए हम लोगों ने देखा कि कैसे हम जो एक हमारा जो पारंपरिक एक में जो माध्यम है ऊर्जा उत्पन्न करने का, उसमें हम कैसे चेंज लाएं कि हमारा काम भी हो जाए, प्रदूषण नहीं फैले और किसी को कोई हानि भी नहीं पहुंचे। तो ये जो हमारा कृषि एवं जंतु अपशिष्ट को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ये है बायोमास। तो अगर हम देखें तो पहले क्या होता था, पहले लोग उपले ज्यादा यूज करते थे गांव में। और उपले कैसे बनते थे हम जानते हैं, जो गाय का जो गोबर है उससे उपले। तो अब अगर यही है तो क्या हुआ, ये किसी जंतु का एक अपशिष्ट, एक कोई एक वो है कि एक उसका ऐसा कोई एक उसके शरीर से निकला हुआ है जो वैसे कोई यूज में नहीं है, लेकिन हम उसको अपने ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी जानते हैं कि अगर हम ऐसे यूज करेंगे धुआं होता है, जिससे वातावरण में प्रदूषण फैलता है, और जो उस धुएं को ले रहा है उसको भी नुकसान है। तो अब हम लोग ने देखा कि कैसे इसको और हम ऐसा करें कि काम भी हो जाए और नुकसान भी नहीं हो। तो ये जो हम जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने पत्ते इत्यादि, ये सब हम जैव मात्रा की कैटेगरी में रखते हैं। तो जैसे लकड़ी भी जलाते हैं हम लोग, तो वही बात आ गई है कि लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय में से ईंधन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। गांव में हमने देखा है कि कैसे गांव में लोग दूर दूर जाते हैं, लकड़ी इकट्ठा करके अपने घर में रखते हैं, लकड़ी जलाते हैं। और अगर मॉडर्न उसमें देखें तो बॉन फायर, तो ये भी क्या होता है, लकड़ियों को जलाने का प्रोसेस है। और इससे हमें प्रकाश भी मिलता है, ऊर्जा भी मिलती है। तो ये भी एक हमारे लिए एक माध्यम है ऊर्जा उत्पन्न करने का। लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है कि अगर बहुत ज्यादा लकड़ी जलती है तो धुआं उत्पन्न होता है, और अधिक ऊष्मा का ना देना। तो इतनी ज्यादा ऊष्मा नहीं मिल पाती। आप देखिए तो लकड़ी का क्या है कि जब वो जाड़ों में हम जलाते हैं, अपना हाथ सेकते हैं। आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, बाहर अगर सड़कों पे गए होंगे तो लोग कुछ तख्ता कुछ एक तोड़ के, जो बाहर जैसे गार्ड्स हैं या जिन जैसे जो सड़क पे ही रहने वाले हैं, वो ऐसे लकड़ी जला के गर्मी लेते हैं। लेकिन ये आप खुद ही समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा ऊष्मा नहीं होती कि हम उस पे अपना जल्दी काम कर सके। लकड़ी तो हमें ढेर चाहिए होती है, ऊष्मा हमें कम मिलती है। तो एक प्रॉब्लम इसमें आ गई है कि इसमें जो है ऊष्मा हमें कम मिलती है। तो अतः उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दक्षता हम उसको बढ़ा सकते हैं। और वो कैसे, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से हम चारकोल बना सकते हैं। तो ये जो चारकोल होता है, एक तो कोयला होता है, एक होता है चारकोल, जिसको हम लकड़ी का कोयला भी बोलते हैं। तो ये अगर लकड़ी को एज इट इज नहीं, इसको चारकोल रूप में यूज बनाए तो हमें ज्यादा एक ईंधन अगर कहीं एक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो ये पिक्चर में मैंने दिखाया, देखिए ऐसा होता है। तो बहुत सी जगह लकड़ी का कोयला कहा जाता है, बहुत सी जगह इसको चारकोल भी कहा जाता है। तो लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, और जो अवशेष बचता है वो चारकोल हो जाता है।
क्योंकि लकड़ी में देखिए आपका लकड़ी कहाँ से मिली है, पेड़ों से। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जल भी होता है, और क्योंकि वही तने से जो है आपका सारे जो सॉइल से, मिट्टी से जो आपके पोषक तत्व हैं, पानी है, ये सब उससे ही तो जा रहा है। तो तने में कुछ तो ऐसी चीजें रहती होंगी। तो जब हम एक उसको सीमित वायु की सीमित कंडीशन में, मतलब कम ऑक्सीजन देकर अगर हम उसको जलाते हैं, तब क्या होता है, ये जो अंदर के जो इसके जो वाष्पशील पदार्थ हैं वो चले जाते हैं, और एक्चुअल में जो एक प्रॉपर एक वुड का स्ट्रक्चर होता है वो रहता है। तो और देखिए जलाया है तो काला तो होगा ही। तो ये इस प्रकार हमें चारकोल मिलता है। तो आपको मालूम हो गया होगा चारकोल क्या है, ये लकड़ी जली हुई है। और ये चारकोल हम यूज करते हैं घरों में, अपनी अंगीठियों में, या अगर कहें तो इंडस्ट्रीज में भी, जहाँ पे हम कोयला यूज करते हैं वहां पे हम चारकोल भी यूज कर सकते हैं। ये जो चारकोल है ये लकड़ी से बेहतर ईंधन है। ये लकड़ी से बेहतर ईंधन है, क्यों? क्योंकि ये बिना ज्वाला के ही जलता है। तो इसमें कोई एक फ्लेम नहीं आती है, वो बस एक आंच बनी रहती है। दूसरा, अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है। तो इसमें जो आपका धुआं है ये कम निकलता है। लकड़ी जलाने से जितना धुआं होता है उसके अगर हम कंपेयर करें तो ये इसमें कम निकलता है। और तीसरा इसका पॉइंट है, ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। क्योंकि जब धुआं नहीं हो रहा है तो ऊष्मा अंदर है, नहीं तो आप देखें धुएं को ऊपर जाने में ही कितनी वो अपने अंदर ऊष्मा ले लेता है। तो हमने ये देखा कि लकड़ी से अगर हम चारकोल बनाए तो इससे हमें क्या है, हमें ज्वाला जो में से जो एक हीट अगर एक्स्ट्रा एक जा रही है वो बच गई। तो और धुआं कम हो रहा है, और हमें जो उसकी इस चक्कर में जो ऊष्मा है वो हमें अच्छी क्वांटिटी में मिल रही है। अगर हम लकड़ी जलाएंगे तो हमें इतनी ऊष्मा नहीं प्राप्त होगी। और इसके साथ हम लोग देखते हैं, जब हम लोगों ने देखा कि जो ये जो जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ है उनको हम एक ये फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं, तो उसमें जैसा पहले मैंने बोला था कि उपलों की बात आती है। तो जैव मात्रा का एक रूप, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में इसमें भी कई हानियां होती हैं। वो क्या है, इसमें भी क्या होता है, बहुत अधिक, इसमें भी क्या होता है, बहुत अधिक धुआं उत्पन्न होता है, और पूरी तरह दहन न होने के कारण राख बनती है। तो आप देखिए सबसे पहले तो धुआं, तो जो आपका जो उसको यूज कर रहा है वो कितना धुआं ले रहा है। और आपने ये पढ़ा भी होगा कि जब गांव में जो लोग होते हैं उनको सांसों की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको और बीमारियां हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि धुआं उनके अंदर उनके शरीर में जाता है। तो एक तो ये नुकसान हो गया। तो ये क्या है, ये जो उपले हैं ये ईंधन का तो एक रूप है, लेकिन इनको यूज करने से कुछ ना कुछ एक हमें नुकसान भी हो रहा है। और दूसरा ये है, क्योंकि ये पूरी तरीके से इसका दहन नहीं होता है, तो राख, अब राख का क्या करें, तो राख फिर से आपके क्या है, बाहर फेंक दी जाती है, तो वहां की मिट्टी खराब होने लग जाती है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि हमें ईंधन तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस ईंधन को अगर हम यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ एक नुकसान भी हो रहा है। लेकिन तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग हम गोबर गैस संयंत्र में होने पर वह एक सस्ता व उत्तम ईंधन बन जाता है। तो गोबर के अगर हम उपले नहीं बना के हम गोबर गैस प्लांट लगाएं, तो ये आजकल गांव में बहुत ज्यादा चलन हो गया है। और इससे क्या हो रहा है कि ये जो गोबर गैस प्लांट है, इससे आपको बहुत चीजें मिल रही हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, आपको गैस मिल रही है, इसमें बहुत फायदा है। और ये अगर देखें तो हमारे वातावरण में कोई भी किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होता है इससे। तो इसको देखते हैं, ये जो गोबर गैस प्लांट है ये कैसे बनता है। ये इसमें क्या करते हैं, एक टंकी सी बना देते हैं जमीन के अंदर, और ये हम इसमें क्या होता है, जितना हमारा जो एक ये खाद्य जो पदार्थ जो बेकार हो गया, छिलके हैं, गोबर है, इस टाइप की जितनी चीजें हैं ये हम इसके अंदर यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये, और तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लरी।
और ये इसमें फिर आगे क्या होता है कि अवायवीय सूक्ष्मजीवों द्वारा गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन करना। अभी इसके अंदर हम लोग क्या है कि कुछ हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे हम बैक्टीरिया, ऐसी चीजें डाल देते हैं कि वो उनका डिकम्पोजिशन करे, वो उनको तोड़े, उनको क्योंकि जैसे बाहर पड़ी चीजें कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर काम करते हैं, उसमें से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो तभी होता है कि हम केले का छिलका, कोई और सब्जी का अगर कुछ कतरन हम बाहर फेंके थोड़े टाइम में, हम नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि काफी कुछ तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, और थोड़ा बहुत जो बचता है वो मिट्टी में मिल जाता है। तो ऐसी वही पदार्थ अगर हमने एक जगह करा, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो करे, तो वो जो है इनके उस रिएक्शन से क्या होता है, तो अपघटन के पश्चात क्या होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें ये उत्पन्न हो जाती हैं। और ये जो गैस उत्पन्न होती है इनको हम गैस टंकी में संचित कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मिट्टी के अंदर हमने ये सब डाला, और यहाँ से ये गैस पाइप है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्कआउट कर रहे हैं और गैसेस बन रही हैं, वो गैसेस यहाँ से इस पाइप से होकर उनका कलेक्शन हो जाता है। और जो बाद में फिर जो एक बचता है और जो बाद में ये जो गैसेस से अब रही इनका प्रोसेस हो गया, फिर जो अगर हम कहें एक वेस्ट प्रोडक्ट जो बचता है, वो हम क्या करते हैं, इसको एक अलग टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं, और ये एक फर्टिलाइजर का काम करती है। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि हमारा कहीं भी किसी टाइप का कोई एक नुकसान नहीं हो रहा है वातावरण को। और जो ये गैसेस जो निकलती हैं, इनका फर्दर प्रोसेस करके ये, जैसे हम लोग घर में अपने सीएनजी या सॉरी, ये जो हम घर में गैस यूज करते हैं, वो उसी का दूसरा रूप इधर हो जाता है, और पाइपलाइन द्वारा वहां पे गांव में पहुंचा दिया जाता है। तो आप देखें कि एक गांव छोटा ही होता है, और वहां पे अगर ऐसे एक दो अगर आपके गोबर गैस प्लांट लग जाए, तो आपका जो हम कहते हैं कि डिस्टेंस एक कम रहना चाहिए, जैसे आपका जो एक वहां उत्पाद पहुंचाने का है, उसका जो खर्चा है जो व्यय है वो कंट्रोल हो। तो ये एक ही उसी गांव में, ज्यादा दूरियां नहीं है, तो खर्चा भी कम हो जाता है। और जितना एक अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे वातावरण में ऐसे पड़ा रहे और खराब होके प्रदूषण करे, उससे हम कितना एक अपने उपयोगी चीजें बना सकते हैं। तो वातावरण को भी हमने शुद्ध करने में सहायता होती है इस बायोगैस प्लांट से, और प्लस हमारे जो हमारी जो एक यूज की चीजें हैं, या हम कहें ऊर्जा को देने वाले जो एक हमारे पास सोर्सेस हैं, वो भी हमें मिल जाते हैं। तो इस प्रकार बायोगैस का प्लांट का काम होता है। यहाँ पे जो अभी मैंने स्लरी वर्ड एक आपके लिए यूज करा था, और ये जो जब डाइजेशन ये सब जो होता है, तो ये जो डाइजेस्टर एक पार्ट है, इसका थोड़ा सा आपको कैसे आप शब्दों में लिखेंगे इसको बताया है। जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल डाला जाता है, जिसे हम स्लरी कहते हैं। तो स्लरी एक्चुअली में क्या हुआ, ये आपका गोबर और जल का एक मिश्रण हुआ। और डाइजेस्टर क्या हुआ, संपाचित्र चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, और यह बायोगैस संयंत्र का सबसे बड़ा एवं प्रमुख भाग होता है। इस भाग में अवायवीय सूक्ष्मजीव गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन करते हैं। तो मेन जो एक वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा है वो हो गया स्लरी, और जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क कर रहे हैं वो हो गया आपका डाइजेस्टर या संपाचित्र। तो ये है जो मैं आपको बोल के समझा रही थी, इसकी ये डेफिनेशंस आपके सामने है। अब इस बायोगैस के लाभ क्या हैं, कि ये एक बायोगैस के लाभ क्या है, ये एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% मीथेन गैस बनती है। तो अगर वैसे मीथेन गैस फैले तो हमारा नुकसान है, लेकिन हम इसको और दूसरे रूप में यूज कर सकते हैं। और ये धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। तो जो हम और इस ये हमारा यूज में आती है जो हमारे कुकिंग में। तो जैसे घर पे हम गैस जला के काम करते हैं, कोई धुआं नहीं होता, ऐसे ही इसको भी यूज कर सकते हैं। जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हमें नहीं मिलता है। तो इस प्रकार हमारा वातावरण एक साफ रहता है।
तापन क्षमता का उच्च होती है इसमें। प्रकाश के स्रोत के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। संयंत्र में शेष बची स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोर प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो इसलिए उनको हम खाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये आपके एक प्रश्न का उत्तर आ गया कि अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो आपका जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको हम खाद के रूप में क्यों यूज करते हैं या किस प्रकार यूज कर सकते हैं, तो आपका यही आएगा कि खाद के रूप में, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का ये सुरक्षित उपाय है। तो आप ये सोचें जितना कचरा है, तो अगर प्लास्टिक नहीं और सब कुछ अगर हमने ऐसे बायोगैस प्लांट में डाल दिया, तो हमारा जो कचरे का जो एक अगर उस गांव का में जितना कचरा इकट्ठा हो रहा है उससे ही हमें लाभ हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और उसको हटाने के प्रोसेस उस पे जो खर्च हो रहा है उससे भी हम बच जाते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कैसे बायोगैस प्लांट अगर हम देख रहे हैं, एक बहुत ही एक कहीं बहुत यूजफुल चीज है। तो अगर आपके नॉलेज में कोई गांव है, आप कहीं ऐसी जगह है, तो आप लोग भी कोशिश करें, आगे इनिशिएटिव लें, ऐसे प्लांट्स लगाएं जिससे आप वातावरण में अपना उसको शुद्ध बनाने में अपना योगदान दे सके। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।